हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाहौर के पुराने मोहल्ले में, जहाँ संकरी गलियाँ और पुरानी हवेलियाँ अभी भी अपनी कहानियाँ चुपचाप सुनाती हैं, वहाँ रहती थी निशा। निशा एक साधारण लड़की थी, न ज़्यादा खूबसूरत, न कोई ख़ास टैलेंट, बस पढ़ाई पूरी करके एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। उसकी माँ अकेली थी, पिता की मौत बचपन में ही हो गई थी। दोनों माँ बेटी एक छोटे से फ्लैट में रहती थीं और हर महीने के आखिर में हिसाब बराबर करने की कोशिश करती थीं। निशा की ज़िंदगी में पहला बड़ा बदलाव तब आया जब ऑफिस के एक सीनियर अरशद उसकी तरफ ध्यान देने लगा। अरशद अच्छा पढ़ा लिखा था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, परिवार भी सम्मानित। शुरू शुरू में तो बस कॉफ़ी के बहाने बातें होती थीं। निशा को उसकी बातों में एक अलग तरह की गहराई लगती। वह उसकी छोटी छोटी बातों को याद रखता, जैसे वह चाय में 2 चम्मच चीनी लेती है या बारिश में भीड़ वाली बस पकड़ना उसे कितना परेशान करता है। धीरे धीरे बातें लंबी होने लगीं। ऑफिस के बाद कभी पार्क में घूमते, कभी फ़ोन पर घंटों बातें। निशा को पहली बार लगा कि कोई उसकी परवाह करता है, उसकी राय पूछता है। अरशद ने एक दिन कहा, निशा, तुम्हारे साथ बात करके लगता है जैसे मैं घर आ गया हूँ। निशा का दिल धड़का। वह शर्म से मुस्कुराई, लेकिन अंदर से एक अनजानी खुशी फैल गई। परिवार वालों को जब पता चला तो माँ ने चिंता जताई। बेटी, लड़के का परिवार क्या कहेगा? हमारा तो कुछ खास नहीं। लेकिन अरशद ने आश्वासन दिया कि सब ठीक हो जाएगा। रिश्ता पक्का हुआ, शादी के कार्ड छपे, मेहमानों की लिस्ट बनी। निशा ने सोचा, अब उसकी ज़िंदगी में स्थिरता आएगी। शादी के बाद निशा अरशद के घर आई। घर बड़ा था, लेकिन पुराना। अरशद की माँ, अम्मी जान और छोटी बहन सारा पहले से ही घर संभाल रही थीं। शुरू के कुछ दिन तो सब ठीक चला। अम्मी जान ने निशा को गले लगाया, बेटी, अब यह तुम्हारा घर है। अरशद भी दिन भर ऑफिस के बाद घर आकर निशा से पूछता, कैसा रहा दिन, थकी तो नहीं? निशा को लगता कि शायद उसकी किस्मत अच्छी है। शाम को दोनों छत पर बैठकर चाय पीते। अरशद कहता, तुम्हारी वजह से घर में एक नई रोशनी आई है। निशा का दिल भर आता। वह सोचती कि प्यार में इतनी कोमलता भी होती है। लेकिन जैसे जैसे महीने गुजरे, सच्चाई सामने आने लगी। अम्मी जान को निशा की जॉब पसंद नहीं थी। बहू, घर संभालो, बाहर की नौकरी से क्या फ़ायदा? लोग क्या कहेंगे कि हमारी बहू कमाती है? सारा भी अपनी दोस्तों के सामने निशा को मॉडर्न बहू कहकर चिढ़ाती। निशा चुप रहती, क्योंकि अरशद कहता, थोड़ा एडजस्ट कर लो निशा, अम्मी पुरानी सोच की हैं। निशा ने जॉब छोड़ने की सोची, लेकिन माँ की याद आती, बेटी, अपनी कमाई अपना सहारा है। एक दिन ऑफिस के पुराने सहकर्मी राहुल ने निशा को मैसेज किया, बस इतना कि कैसी हो, जॉब छोड़ दी? निशा ने साधारण जवाब दिया, लेकिन किसी तरह वह मैसेज अरशद के फ़ोन पर आ गया। शायद गलती से शेयर हो गया या कोई गड़बड़। अरशद ने पढ़ा और चुप रहा। शाम को घर आकर उसने पूछा, राहुल कौन है? निशा ने सब बताया, लेकिन अरशद का चेहरा सख्त हो गया। तुम अभी भी पुराने दोस्तों से बात करती हो? शादी के बाद यह सब ठीक नहीं। उस रात अम्मी जान ने भी ताना मारा। देखा अरशद, मैंने कहा था ना, आजकल की लड़कियां मोबाइल पर क्या क्या करती रहती हैं। सारा ने भी जोड़ दिया, भैया, आजकल तो स्क्रीनशॉट्स आसानी से बन जाते हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। निशा ने समझाने की कोशिश की, लेकिन अरशद ने कहा, बस करो निशा, इज्जत का सवाल है। घर का माहौल बदल गया। निशा को अकेला महसूस होने लगा। अरशद अब पहले जैसा नहीं पूछता था। रात को बिना बात किए सो जाता। फिर एक और घटना हुई। निशा के पुराने बैंक अकाउंट में कुछ ट्रांजैक्शन दिखे जो उसने नहीं किए थे। कोई छोटी मोटी रकम गायब। निशा ने बैंक को कॉल किया, लेकिन उधर से कहा गया कि आपके नंबर से ओटीपी शेयर किया गया था। निशा हैरान थी। उसने अरशद को बताया। अरशद ने शक से देखा, तुम्हारा पासवर्ड किसी को बताया? अम्मी जान ने तुरंत कहा, बहू, तुम्हारा फ़ोन हमेशा अनलॉक रहता है, पता नहीं किसने देख लिया। बात फैल गई। पड़ोस में अफवाहें उड़ने लगीं। अरशद की बहू के अकाउंट में फ्रॉड हुआ है, शायद खुद ही कुछ किया होगा। सारा ने एक बार दोस्तों को बताया, भैया की बीवी के साथ कुछ गड़बड़ चल रही है, बैंक वाले भी पूछ रहे हैं। निशा का दिल टूट रहा था। वह रोती, लेकिन किसी से कह नहीं पाती। अरशद अब घर में कम बोलता।
एक शाम उसने कहा, निशा, लोग पूछ रहे हैं, तुम्हें घर पर रहना चाहिए था। अब देखो, इज्जत पर दाग लग रहा है। निशा ने जवाब दिया, अरशद, मैंने कुछ नहीं किया। विश्वास क्यों नहीं करते? अरशद ने थके स्वर में कहा, विश्वास तो करना चाहता हूँ, लेकिन सबके सामने जवाब क्या दूँ? निशा ने फैसला किया कि वह खुद इस मामले को सुलझाएगी। उसने बैंक जाकर शिकायत की, पुलिस में साइबर सेल में रिपोर्ट लिखवाई। जांच शुरू हुई। पता चला कि कोई फेक लिंक से OTP ट्रिक किया गया था। एक आम साइबर फ्रॉड जो कई लोगों के साथ होता है, लेकिन घर में किसी ने यकीन नहीं किया। अम्मी जान बोली, बहू, अब पुलिस तक बात पहुंच गई, लोग और क्या कहेंगे? सारा ने फ़ोन पर किसी से कहा, हाँ, अब तो पुलिस वाले भी आ रहे हैं। निशा अकेली पड़ गई। माँ को फ़ोन करके रोई, लेकिन माँ ने कहा, बेटी, सब्र कर, सच्चाई सामने आएगी। ऑफिस छोड़ने के बाद निशा के पास समय था, लेकिन घर में उसका स्वागत नहीं था। वह दिन भर चुपचाप काम करती, लेकिन दिल में डर था कि कहीं अरशद उसे छोड़ न दे। एक रात अरशद ने कहा, निशा, अगर कुछ गलत हुआ तो बताओ, मैं सहारा दूंगा, लेकिन झूठ नहीं। निशा ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने कभी झूठ नहीं बोला अरशद। तुम्हें मेरे साथ खड़ा होना चाहिए था, न कि लोगों की बात सुननी चाहिए। धीरे धीरे साइबर सेल की जांच ने साफ किया कि फ्रॉड बाहरी था, कोई लोकल नहीं, बल्कि एक गैंग का काम। रिपोर्ट में निशा का नाम क्लियर हो गया। जब यह खबर घर पहुंची तो अम्मी जान चुप हो गईं। सारा ने शर्म से सिर झुका लिया। अरशद का चेहरा पीला पड़ गया। उस रात उसने निशा का हाथ थामा और बोला, मैंने गलती की निशा, तुम्हें अकेला छोड़ दिया। अफवाहों ने मुझे अंधा कर दिया। तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है। निशा ने कुछ नहीं कहा, बस आंसू बह गए। अगले दिन अरशद ने परिवार को बुलाया। उसने अम्मी जान से कहा, अम्मी, बहू पर शक करना और अफवाहें फैलाने देना, यह हमारा फ़र्ज़ नहीं था। निशा ने जॉब छोड़ी थी, सिर्फ घर संभालने के लिए, फिर भी हमने उसे ताने मारे। अम्मी जान की आंखें नम हो गईं। उन्होंने निशा को गले लगाया, बेटी, माफ़ कर दो, बूढ़ी हो गई हूँ, पुरानी सोच नहीं छूटती। लेकिन अब समझ आई कि बहू भी बेटी जैसी होती है। सारा ने भी माफ़ी मांगी, भाभी, मैंने मजाक में बातें की, लेकिन वे अफवाह बन गईं। मुझे अफसोस है। निशा ने सबको माफ़ कर दिया, लेकिन उसने साफ कहा, मैं वापस जॉब ज्वाइन करूँगी, घर संभालूंगी, लेकिन अपनी जगह भी रखूँगी। अरशद ने सहमति दी, हाँ, तुम्हारी मर्ज़ी, मैं साथ दूंगा। धीरे धीरे घर का माहौल बदला। अरशद अब निशा की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता। शाम को दोनों साथ घूमने जाते। निशा को अब अरशद में वह पुराना प्यार वापस दिखाई देने लगा, लेकिन अब इसमें सम्मान भी था। अम्मी जान अब निशा से पूछती, बेटी, आज क्या बनाऊं, तुम्हें क्या पसंद है? सारा भी निशा के साथ मार्केट जाती और दोनों हंसते बोलते। कुछ महीनों बाद निशा ने महसूस किया कि वह माँ बनने वाली है। इस बार खुशी सच्ची थी। अरशद ने कहा, निशा, अब हम साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। जो हुआ उससे सीखा है कि विश्वास बिना इज्जत के कोई मतलब नहीं। निशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, और यह कि अफवाहें जहर हैं, उन्हें रोकना हर किसी की जिम्मेदारी है। आज निशा की ज़िंदगी संतुलित है। वह जॉब करती है, घर संभालती है और परिवार अब एक टीम की तरह है। लेकिन वह कभी नहीं भूलती कि एक छोटी सी गलतफहमी और डिजिटल दुनिया की साजिश ने कितना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया था। दोस्तों, इस कहानी का सबक यह है कि रिश्तों में विश्वास सबसे बड़ा सहारा है। अफवाहें और शक इंसान को अंधा बना देते हैं। जब हम किसी पर शक करते हैं बिना सच्चाई जाने, तो न सिर्फ दूसरे का दिल टूटता है, बल्कि अपना भी। सच्चाई सामने आने पर पछतावा होता है, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए, अफवाहों पर यकीन नहीं करना चाहिए और डिजिटल दुनिया में सावधानी बरतनी चाहिए। जो गलती करते हैं उन्हें माफ़ करना और बदलना सीखना चाहिए। तभी परिवार मजबूत होता है और ज़िंदगी में सच्चा सुकून मिलता है। क्या आपकी ज़िंदगी में भी कभी ऐसा हुआ जब शक ने रिश्ते को आजमाया? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। अलविदा। साइबर सर्वेलेंस का बढ़ता निज़ाम आज की दुनिया का एक ऐसा हकीकत बन चुका है जो सिर्फ सिक्योरिटी या क्राइम कंट्रोल तक महदूद नहीं रहा। अब ये आम लोगों, वर्कर्स और एक्टिविस्ट्स की रोज़मर्रा ज़िंदगी, उनके रवैये, उनकी सोच और उनकी फ़र्दी आज़ादी पर सीधा असर डालने लगा है।
टेक्नोलॉजी ने हुकूमतों, कंपनीज और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को इतनी ताकत दे दी है कि वो न सिर्फ लोगों की ऑनलाइन एक्टिविटी देख सकते हैं, बल्कि उनके पैटर्न्स, रुझानत, सोशल कनेक्शंस और हत्ता के उनके ख़यालात का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। इस सूरत हाल ने प्राइवेसी को एक बुनियादी इंसानी हक से हटाकर एक मुश्किल और कमज़ोर चीज़ बना दिया है। सबसे पहले वर्कर्स पर इसका गहरा असर समझना ज़रूरी है। आज बहुत सी कंपनीज़ अपने एम्प्लॉयज़ की ईमेल्स, चैट्स, स्क्रीन एक्टिविटी, लोकेशन और प्रोडक्टिविटी टूल्स के ज़रिए हर वक्त मॉनिटरिंग करती हैं। रिमोट वर्क के दौर में तो ये निज़ाम और ज़्यादा सख्त हो गया है। कुछ इदारों में सॉफ्टवेयर इस हद तक इस्तेमाल हो रहा है जो कीबोर्ड स्ट्रोक्स गिन सकता है, स्क्रीन शॉट्स ले सकता है और कैमरा या माइक्रोफोन के ज़रिए एनवायरनमेंट तक मॉनिटर कर सकता है। इससे काम करने वाले अफराद को ये महसूस होने लगता है कि वो एक आज़ाद इंसान नहीं बल्कि एक मशीन का हिस्सा हैं जिसे हर लम्हा जज किया जा रहा है। इस किस्म की सर्वेलेंस सिर्फ प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी नहीं करती बल्कि ट्रस्ट को भी ख़त्म करती है। जब वर्कर को हर वक्त ये खौफ हो कि उसकी हर हरकत रिकॉर्ड हो रही है तो उसकी क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस और मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। सिटीजन्स के लिए भी साइबर सर्वेलेंस एक बढ़ती हुई चैलेंज है। आज मोबाइल फ़ोन्स, सोशल मीडिया ऐप्स, डिजिटल वॉलेट्स, फेशियल रिकग्निशन सिस्टम्स और सीसीटीवी नेटवर्क्स मिलकर एक ऐसा डिजिटल इकोसिस्टम बना चुके हैं जहां आम शहरी की हरकत को ट्रैक करना पहले से कहीं आसान हो गया है। एक सिटीज़न किस से बात करता है, कहाँ जाता है, क्या खरीदता है, किस चीज़ को लाइक करता है, किस मसले पर अपनी राय देता है, ये सब डेटा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर जमा होता रहता है। जाहिर है कि इस डेटा का कुछ हिस्सा सहूलत और सर्विस बेहतर बनाने के लिए होता है, लेकिन जब इसका इस्तेमाल प्रोफाइलिंग, मैनिपुलेशन या कंट्रोल के लिए होने लगे तो मसला पैदा होता है। इंसान फिर सिर्फ एक शहरी नहीं रहता बल्कि एक डेटा प्रोफाइल बन जाता है जिसे एल्गोरिदम के ज़रिए समझा और कंट्रोल किया जा सकता है। इससे भी ज़्यादा नाजुक सूरत एक्टिविस्ट्स के लिए पैदा होती है। एक्टिविस्ट्स आमतौर पर समाजी इंसाफ, सियासी हकूक़, मज़दूर राइट्स, एनवायरनमेंट या स्टेट अकाउंटेबिलिटी जैसे मसाइल पर आवाज़ उठाते हैं। ऐसे लोग सर्वेलेंस के निज़ाम में सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। उनके फ़ोन हैक किए जा सकते हैं, उनकी मैसेजिंग ऐप्स मॉनिटर की जा सकती हैं, उनके लोकेशन रिकॉर्ड्स ट्रेस किए जा सकते हैं और उनके सोशल नेटवर्क्स को मैप किया जा सकता है। इससे सिर्फ उनकी अपनी सिक्योरिटी खतरे में नहीं पड़ती बल्कि उनसे जुड़े दूसरे अफराद, उनके सोर्सेज और उनके मूवमेंट्स भी एक्सपोज हो जाते हैं। नतीजा ये होता है कि एक्टिविज़म का स्पेस तंग होने लगता है। लोग खुलकर बोलने से घबराने लगते हैं, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करना मुश्किल हो जाता है और डिसेंट को खामोश करने के नए तरीके सामने आते हैं। साइबर सर्वेलेंस का सबसे खतरनाक असर सेल्फ सेंसरशिप की शक्ल में सामने आता है। जब लोगों को लगता है कि उनकी हर ऑनलाइन और कभी कभी ऑफलाइन एक्टिविटी देखी जा रही है तो वो अपने अल्फाज और रवैये को खुद ही महदूद करना शुरू कर देते हैं। यानी आज़ादी का ज़वाल हमेशा दांदे या जेल की सूरत में नहीं आता, कभी कभी वो अंदरूनी खौफ की सूरत में आता है। वर्कर यूनियन या लेबर राइट्स पर खुलकर बात करने से कतराता है। सिटीज़न हुकूमती पॉलिसीज़ पर तंकीद से बचता है और एक्टिविस्ट अपने नेटवर्क को बचाने के लिए पीछे हटने लगता है। इस तरह सर्वेलेंस का असली मकसूद सिर्फ मालूमात जमा करना नहीं रहता बल्कि रवैये को शेप देना और लोगों को लाइन में रखना भी बन जाता है। एक और अहम पहलू ये है कि सर्वेलेंस हमेशा बराबर असरअंदाज नहीं होती। अक्सर कमज़ोर तबकात, माइनॉरिटीज़, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, लेबर ऑर्गेनाइजर्स और ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स इसका ज़्यादा निशाना बनते हैं। जिनके पास कम रिसोर्सेज होते हैं, जो लीगल प्रोटेक्शन से दूर होते हैं या जो पहले ही प्रेशर में होते हैं, उनके लिए सर्वेलेंस का खतरा और गहरा होता है। अमीर या पावरफुल लोग अक्सर प्राइवेसी टूल्स, लीगल सपोर्ट और इन्फ्लुएंस के ज़रिए अपनी हिफाजत कर लेते हैं, लेकिन आम सिटीज़न या ग्रासरूट्स एक्टिविस्ट के पास ऐसी सहूलत कम होती है। यानी साइबर सर्वेलेंस सिर्फ प्राइवेसी का मसला नहीं बल्कि पावर इम्बैलेंस का मसला भी है। बहुत लोग ये दलील देते हैं कि सर्वेलेंस सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। इसमें कुछ हद तक सच्चाई ज़रूर है। क्राइम कंट्रोल, टेररिज्म प्रिवेंशन और पब्लिक सेफ्टी जैसे मकासद को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन सवाल ये है कि सिक्योरिटी के नाम पर कितनी हद तक मॉनिटरिंग जायज़ समझी जाए। जब सर्वेलेंस ट्रांसपेरेंट ना हो, जब उस पर जुडिशल या पब्लिक ओवरसाइट ना हो, जब कंपनीज़ या स्टेट्स डेटा को गैर वाज़ेह मकसद के लिए जमा करें, तब सिक्योरिटी और कंट्रोल के दरमियान लाइन धुंधली हो जाती है।
इसी धुंधलेपन में आज़ादी सबसे पहले कुर्बान होती है। आज के दौर में फ़र्दी आज़ादी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि इंसान बोल सकता है या वोट दे सकता है। इसका मतलब ये भी है कि वो बिना बेजा निगरानी के सोच सके, मिल सके, तनकीद कर सके, ऑर्गेनाइज़ कर सके और अपनी शनाख्त को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जी सके। जब साइबर सर्वेलेंस इन तमाम पहलुओं में मुदाखलत करती है तो सोसाइटी धीरे धीरे एक खुले माहौल से निकालकर एक मॉनिटर्ड माहौल में तब्दील होने लगती है। ऐसी सोसाइटी में कानूनी आज़ादी का वजूद हो सकता है, लेकिन उसकी रूह कमज़ोर हो जाती है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि साइबर सर्वेलेंस को बिना सवाल किए कबूल ना किया जाए। स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन लॉज, इंडिपेंडेंट ओवरसाइट, ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज़, वर्कप्लेस मॉनिटरिंग पर हुदूद, एन्क्रिप्शन का हक और डिजिटल लिटरेसी जैसे कदम बहुत अहम हैं। वर्कर्स को ये हक मिलना चाहिए कि उन पर किस हद तक निगरानी हो रही है। सिटीजन्स को मालूम होना चाहिए कि उनका डेटा कैसे यूज़ हो रहा है। एक्टिविस्ट्स को सिक्योर कम्युनिकेशन और लीगल प्रोटेक्शन हासिल होनी चाहिए। अगर ये बैलेंस कायम ना किया गया तो टेक्नोलॉजी जो इंसान की खिदमत के लिए बनी थी वो धीरे धीरे इंसान पर हुक्मरानी का ज़रिया बन सकती है। आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि साइबर सर्वेलेंस का बढ़ता निज़ाम सिर्फ एक टेक्निकल इशू नहीं बल्कि एक सोशल, सियासी और इंसानी हकूक़ का मसला है। इसने वर्कर्स, सिटीजन्स और एक्टिविस्ट्स की फ़र्दी आज़ादी को मुतासिर करना शुरू कर दिया है और अगर इस पर वक्त पर संजीदगी से गौर न किया गया तो कल को आज़ादी एक थियोरेटिकल लफ्ज़ बनकर रह जाएगी। टेक्नोलॉजी को इंसान के लिए काम करना चाहिए, इंसान को टेक्नोलॉजी के खौफ में जीना नहीं चाहिए।